हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस पेंडेमिक में सेफ़ होंगे। तो अब हम लोग DRCS चालू करेंगे। DRCS के चैप्टर 1 चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू DRCS। अब DRCS बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, और हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर ना ही सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिविल इंजीनियरिंग करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बुक रेफरेंस देना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट को हम किस बुक से पढ़ेंगे। तो पहले के जो दो है वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको एग्जाम्स में भी ले जाने देंगे। वन इज़ IS 456-2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो IS 456-2000 है, ये IS कोड है RCC का, और ये आपको एग्ज़ाम में भी ले जाने देंगे। और SP16 वो RCC डिज़ाइन की हैंडबुक है, ये भी आपको एग्ज़ाम में ले जाने देंगे। इन दोनों के बिना RCC डिज़ाइन नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे, और इन दोनों में कैसे हम सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, सारे डिज़ाइन कंसिडरेशंस कैसे लेंगे, वो पढ़ेंगे आगे। और जो रेफरेंस बुक रहेगी जिसके थ्रू ये वीडियो लेक्चर्स में बनाऊंगा, वो है RCC डिज़ाइन बाय नीलम शर्मा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बुक है। जो बच्चे डिप्लोमा और डिग्री पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए ये बेस्ट बुक है, मैं कहूँगा। MTech वालों को नहीं सजेस्ट करूँगा, बट डिप्लोमा और डिग्री वालों को बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। तो अब RCC को पढ़ने के लिए हमको पहले तो डिज़ाइन ऑफ RCC पढ़ने के लिए ये जानना पड़ेगा कि RCC क्या होता है। RCC का मतलब फ्रेंड्स होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोग के सामने। सपोज करो कि ये एक बीम है, ठीक है। ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये एक लंबा सा बीम है। यहाँ से मैंने इसका सेक्शन काटा, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखा, ये बीम है। अब ये बीम में यहाँ पे स्टील भी है। तो ये बीम किस चीज़ का बना हुआ है? ये बीम RCC मेंबर है। तो ये बीम किस चीज़ का बना हुआ है? दो चीज़ का बना हुआ है, एक कंक्रीट और दूसरा स्टील, ठीक है। तो RCC का मतलब यही होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मतलब कंक्रीट और रीइंफोर्स का मतलब रीइंफोर्समेंट का मतलब स्टील, ठीक है। तो कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट का जो मेंबर बना होता है उसको RCC मेंबर बोलते हैं हम लोग। तो यही है RCC मेंबर। अब उसमें दो चीज़ आ गई, स्टील और कंक्रीट। अब कंक्रीट क्या होता है? तो कंक्रीट हमने इससे पहले एक लेक्चर लिया था कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, उसमें भी समझाया था, फिर समझा देता हूँ। तो कंक्रीट कुछ नहीं है बट मिक्सचर है। मिक्सचर है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का। ओके, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट में हम लोग सैंड यूज़ करते हैं। कोर्स एग्रीगेट में हम लोग 20 mm 10 mm यूज़ करते हैं, 40 mm भी यूज़ करते हैं। फिर वाटर, मिनरल एडमिक्सचर के अंदर फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, केमिकल एडमिक्सचर और एयर। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को सबसे पहले ड्राई मिक्स करेंगे, फिर उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर वेट मिक्स करेंगे, फिर उसके अंदर मिनरल एडमिक्सचर और केमिकल एडमिक्सचर डालेंगे, और एयर तो पहले से अंदर होती ही है। तो इन सबको जब मिक्स करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो होता है कंक्रीट। अब कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़, अब मैं आपको वही बीम का फिर से एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ये वाला बीम है, ठीक है। ये बीम है, इसका ट्रांसवर्स बना देते हैं, यहाँ से ये सेक्शन काटा, ये सेक्शन है। तो अब ये बीम का बेंडिंग कैसे होगा मैं बताता हूँ। बीम का बेंडिंग कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर आएगा कंप्रेशन, यहाँ नीचे की ओर आएगा टेंशन, ठीक है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो ऊपर की ओर आएगा कंप्रेशन और नीचे की ओर आएगा टेंशन। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ देखी, एक कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करेंगे, दूसरे टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोग कंक्रीट का ये पूरा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना देते, स्टील का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो कंक्रीट कंप्रेशन में तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, पर टेंशन में इतना अच्छा नहीं होता है। और जबकि यहाँ पे बॉटम सरफेस में बीम के टेंशन आएगा तो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा कंक्रीट। तो कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि इट इज़ गुड इन टेंशन बट इट इज़ गुड इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। तो कंक्रीट हम लोग, तो जो भी बीम में जो कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं वो सारे कौन लेता है? कंक्रीट लेता है, ठीक है। नाउ देयरफॉर इन RCC स्ट्रक्चर ओनली कंप्रेशन इज रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। क्यों? क्योंकि इट इज गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। अब कंक्रीट है तो कंक्रीट अलग अलग ग्रेड्स का होता है, अलग अलग ग्रेड्स M15, M20, M10, M25, M30, बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। तो ये सारे ग्रेड्स जो है वो क्लासीफाई होते हैं उनकी स्ट्रेंथ से। इसमें जो M10, M15 दिया है, M का मतलब होता है मिक्स,
और जो 10, 15 और 20 दिया है वो क्या है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अब फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज एक M15 कॉन्क्रीट मैंने डिज़ाइन किया, M15 कॉन्क्रीट मैंने डिज़ाइन किया। जब मैं उस कॉन्क्रीट को बनाता हूँ, अब मैंने वो कॉन्क्रीट बनाया, फिर मैंने उसके क्यूब भरे, फिर मैं इस क्यूब को 28 डेज पे टेस्ट करूँगा। 28 डेज पे जब मैं टेस्ट करता हूँ तो इसकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर आती है इसकी स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब ये M15 ग्रेड का कॉन्क्रीट है। तो यही सारे अलग अलग ग्रेड के कॉन्क्रीट्स होता है, इनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग आगे भी लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतने रखो कंक्रीट के लिए। अब आगे दूसरी चीज़ जो है वो है अपनी स्टील। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आरसीसी मेंबर है तो उसमें कंप्रेशन भी आएगा, टेंशन भी आएगा। कंप्रेशन तो कंक्रीट ले लेगा, बट टेंशन रेजिस्ट करने के लिए किसको यूज़ करेंगे, तो टेंशन रेजिस्ट करने के लिए हम लोग स्टील को यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आपने रीइंफोर्समेंट बार्स देखे होंगे, स्टील के सरिये देखे होंगे, तो वो टेंशन रेजिस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसको रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टील जो है वो रीइंफोर्स करता है कंक्रीट को। रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन करता है। तो in RCC steel is used as reinforcing material. It is good in tension and thus resist tensile loads coming on RCC structures. अब जैसे कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, वैसे ही स्टील के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, जैसे Fe250 है, Fe415 है। यहाँ गलती से मैंने Fe415 दो बार लिख दिया है, यहाँ पे आएगा Fe415D, Fe500, Fe500D, Fe550, Fe550D, Fe600। तो ये सारे अलग ग्रेड्स ऑफ स्टील है। अब इसमें जो नंबर है 250, 415, 415, Fe500, ये सब जो है वो यील्ड स्ट्रेस है। यील्ड स्ट्रेस अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और हुक्स लॉ पढ़ा होगा। तो सपोज ये मैं एक कर्व बनाता हूँ, इसके इधर मैं स्ट्रेस दिखाता हूँ, इसके इधर मैं स्ट्रेन दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन को स्टील का बनाऊंगा तो कुछ ऐसा जाएगा। सबसे पहले ये प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होने के बाद ये थोड़ा सा मुड़ेगा, यील्ड पॉइंट देगा, यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट देगा, और फिर ये फ्रैक्चर की तरफ जाएगा। तो यहाँ तक तो ये प्रोपोर्शनल है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनल जो होता है, ये यहाँ तक आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और जो भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। मतलब कोई भी चीज़ मुड़ी तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगी। फिर एक यहाँ पे यील्ड पॉइंट होता है इसी के ऊपर। ये यील्ड पॉइंट क्या करता है, ये यील्ड पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस लगता है वो नॉन इलास्टिक स्ट्रेस होता है। मतलब अगर कोई डिफॉर्मेशन होगा तो वापस अपने पोजीशन के ऊपर कंप्लीटली नहीं आएगा। तो वो यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होती है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। अभी मैं आगे वाले लेक्चर्स में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी ये समझ लो कि ये Fe250, Fe415 ये सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील है, जिसमें ये 250, 415 ये सब चीज़ इसकी यील्ड स्ट्रेस है, एक तरफ से इसकी स्ट्रेंथ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ Fe500 है और 500D भी है, 550 है और 550D भी है, तो ये 550 और 550D में क्या फ़र्क होता है। तो D का मतलब होता है डक्टिलिटी। Fe550 से ज़्यादा Fe550D की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो बस यही फ़र्क है, और यही है स्टील का। ज़्यादातर मैं एक्सप्लेन आपको आगे करूँगा आगे के लेक्चर्स के अंदर, ये खाली इंट्रोडक्शन टाइप समझ लो। तो अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन, ये स्लाइड खाली पढ़ने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वे में बता देता हूँ कि मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। सबसे पहले तो आरसीसी डिज़ाइन क्यों करना है हमें, क्यों हम लोग आरसीसी डिज़ाइन करते हैं। अब सपोज़ ये मैंने बीम मेरे को डिज़ाइन करना है मेरे घर का, ठीक है, ये बीम मेरे को डिज़ाइन करना है घर का। तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि इसकी विड्थ में कितनी लूँ, इसकी डेप्थ में कितनी लूँ, इसमें स्टील 3 सरिया आएंगे कि 4 सरिया आएंगे, कि ऊपर सरिया आएंगे नीचे सरिया आएंगे, ये मैं कैसे पता करूँगा। तो ये मैं डिज़ाइन से पता करूँगा। तो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द मेंबर एंड अमाउंट ऑफ द रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। एक तो ये इसका बेसिस हो गया। अब दूसरा, सपोज किसी डिज़ाइनर ने बना दिया है, ठीक है, किसी डिज़ाइनर ने बीम डिज़ाइन कर दिया है कि भाई ये बीम होगा 200
बाय 600 का ये बीम है, इसमें 3 सरिये लगेंगे, 1 2 और 3 सरिये लगेंगे। ये किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन कर दिया है बीम, ठीक है। अब मैं क्लाइंट हूँ तो मैं भरोसा तो नहीं कर लूँगा कि यार ये डिज़ाइनर ने जो बीम डिज़ाइन किया है वो सही होगा, तो मैं अपना भी एक डिज़ाइनर लाऊंगा और उसे बोलूँगा भाई चेक कर कि ये डिज़ाइन इसने किया है वो सही तो नहीं, सही किया है ना, कहीं बीम गिर तो नहीं जाएगा ना। तो उसके लिए भी हम आरसीसी डिज़ाइन के मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो टू चेक वेदर एडोप्टेड सेक्शन, रुक जाओ ये नहीं पता चलेगा, कट जाएगा। तो ये to check whether adopted section will perform safely and satisfactorily during the lifetime of the structure। तो ये उसने जो डिज़ाइन किया है वो सही भी है कि नहीं उसको जानने के लिए भी हम आरसीसी डिज़ाइन करें। तो ये दो बेसिस हो गए आरसीसी डिज़ाइन के लिए, एक सेक्शन का साइज जानने के लिए, कितना स्टील लगेगा वो जानने के लिए, और दूसरा जो डिज़ाइन हुआ है वो सेफ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन, अब कैसे आरसीसी डिज़ाइन करेंगे, तो उसका 3 मेथड्स है, 3 अलग अलग मेथड्स है। एक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लोड फैक्टर मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड है। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल में ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले जो यूज़ होती थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन होते थे, ठीक है। फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड को बंद कर दिया गया, फिर उससे डिज़ाइन बंद कर दिया गया, फिर लोड फैक्टर मेथड यूज़ होने चालू हो गई। अब लोड फैक्टर मेथड यूज़ होना चालू हो गया, फिर उसको भी बंद कर दिया गया, फिर अभी लेटेस्ट में लिमिट स्टेट मेथड यूज़ होती है। तो इतने सारे चेंजेस क्यों लाने पड़े इन लोग को? तो सबसे पहले 2 चीज़ें आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वो 2 चीज़ें हैं सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी। अब सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी में क्या फ़र्क है? चलो मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको डिज़ाइन किया है मैंने 10 साल का उसका लाइफ पीरियड के हिसाब से मैंने उसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो 10 साल अगर चल गया तो इसका मतलब वो सर्विसेबल है। पर बिल्डिंग्स के अंदर ऐसा एक्सपायरी डेट तो होती नहीं टैबलेट की तरह कि आज 1 जून 2020 को ये बना है तो 1 जून 2030 को ये गिर ही जाएगा। ऐसे तो कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं, वो 1 जून 2030 को भी गिर सकता है और 1 जून 2040 को भी गिर सकता है। तो पर ये गिरेगा तो बताना तो चाहिए कि भाई कुछ वार्निंग तो देना चाहिए। अब 10 साल खत्म हो गया और फिर कोई वार्निंग दिए बिना ही ये सपोज अर्थक्वेक आ गया तो गिर जा रहा है बिना वार्निंग के, तो ये सेफ नहीं होगा। सर्विसेबल तो हो गया कि भाई 10 साल चल गया, पर अर्थक्वेक आने पे अगर एकदम से गिर जाता है और टाइम ही नहीं देता अंदर बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को बाहर निकलने का, तो वो सेफ नहीं है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो था वो सर्विसेबल तो था, मतलब अगर मैंने 10 साल के लिए डिजाइन किया तो 10 साल तो चल जाएगा, लेकिन सेफ नहीं था, कोई वार्निंग नहीं देगा गिरने से पहले। और जो लोड फैक्टर मेथड था, अल्टीमेट लोड मेथड, वो क्या था कि वो सेफ तो था पर सर्विसेबल नहीं था। उसमें ऐसा था कि वो आपको वार्निंग जरूर देगा गिरने से पहले। अगर अर्थक्वेक आया तो पहले क्रैक करेगा या कुछ ना कुछ क्रैक करेगा या बेंड करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर वीक हो गया है, अब इधर से निकलना, तो वो टाइम देता है निकलने का बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को, तो वो सेफ था। पर ये है कि वो सर्विसेबल नहीं था। अगर उसको 10 साल के लिए डिजाइन करेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि वो 10 साल तक चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के अंदर वो बैंड करना चालू करते। तो वो लोड फैक्टर मेथड का ड्रॉबैक था कि वो क्या था, सेफ था पर सर्विसेबल नहीं था। फिर आया लिमिट स्टेट मेथड, इसीलिए हमको लिमिट स्टेट मेथड लाना पड़ा डिजाइन के अंदर कि लिमिट स्टेट मेथड क्या था, सेफ भी था और सर्विसेबल भी था। अब अगर मैं किसी बिल्डिंग को 10 साल के लिए डिजाइन करता हूँ तो 10 साल तो चलेगी, और कोई अनसर्टेन कंडीशंस लाइक अर्थक्वेक के अंदर वो एकदम से नहीं गिर जाएगी, वो बैंड होगी, क्रैक करेगी, वो वार्निंग देगी, तो तब तक ऑक्यूपेंट्स बाहर निकल सकते हैं, फिर उसके बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स करेगी। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया तीनों का। अब उसकी स्लाइड्स हम देखते हैं तो ज़्यादा